1955 के अपने अवधि सेशन में जब सोशलिज्म पर मुहर लगाई तो इसका आइडियोलॉजिकल इफेक्ट इसके बाद के बजट पर 1973 भारत की इकोनॉमी के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इमरजेंसी के टाइम लाए गए 1976-77 बजट को एवरीबॉडी बजट सी सुब्रमण्यम ने प्रेजेंट किया और 1957 में देश के दूसरे चुनाव के बाद ईटी कृष्णमाचारी ने स्वतंत्र भारत का अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट बजट पेश किया। आजादी के बाद के भारत की सक्सेस को अलग अलग सरकारों के डेमोक्रेटिक एफर्ट्स के जरिए समझा जा सकता है। इन एफर्ट्स से लगातार आ रहे चैलेंजेस को डील किया गया, करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर लाया गया, लिविंग स्टैंडर्ड को लगातार इंप्रूव किया गया और इंडिया के फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाया गया। इन सब के लिए रिसोर्स मोबिलाइजेशन की शुरुआत भारत के पहले बजट से की गई, जिसे षणमुखम शेट्टी ने प्रेजेंट किया। उनके 1947 और 1948 के दोनों बजट पार्टीशन के बाद के चैलेंजेस पर सेंटर्ड रहे, जिनमें रेफ्यूजीज के रिहैबिलिटेशन और भारत में मिक्स्ड इकोनॉमी के फाउंडेशन को बनाने पर फोकस किया। शेट्टी ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जोर देते हुए नेशनल हाईवे के कंस्ट्रक्शन और मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स जैसे भाखड़ा नांगल, हीराकुड और दामोदर वैली के लिए प्रायोरिटी बेसिस पर फंड एलोकेट किए और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट और इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन का एक्सपेंशन भी किया। जब 1949 में जॉन मथाई को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया, तब उन्होंने फूड क्राइसिस से निपटने के लिए ग्रो मोर फूड कैंपेन की शुरुआत की और बढ़ते ट्रेड इम्बैलेंस को दूर किया, जिसके लिए 1949 में ही रुपए का डिवैल्यूएशन भी किया। अपने राइट विंग टिल्ट के अकॉर्डिंग मथाई ने कैपिटल गेन्स टैक्स और बिजनेस प्रॉफिट टैक्स को खत्म करके कैपिटल फॉर्मेशन पर जोर दिया। लेकिन जैसे ही सरकारी नीतियों ने सोशलिज्म की ओर टिल्ट किया, फाइनेंस मिनिस्टर भी इसके लिए रेवेन्यू और इन्वेस्टमेंट जुटाने में लग गए। उन्होंने सुपर रिच टैक्स इंपोज किया और अपने 1950-51 बजट से प्लानिंग कमीशन के एस्टैब्लिशमेंट की तैयारी की। लेकिन बाद में जब मथाई को लगा कि प्लानिंग कमीशन फाइनेंस मिनिस्ट्री की पावर को खत्म कर रहा है, तो उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री से रिजाइन कर दिया। उनके प्रयासों को 1950 से 1956 तक फाइनेंस मिनिस्टर रहते हुए सीडी देशमुख ने आगे बढ़ाया, जो कि आजादी के पहले रिजर्व बैंक के गवर्नर बनने वाले पहले भारतीय थे। देशमुख ने 5 ईयर प्लान्स की फंडिंग पर ध्यान देते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाया। उन्होंने रेलवे का एक्सपेंशन करते हुए नई लाइनों और ट्रेनों की संख्या को काफी बढ़ाया और रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, डैम्स और सिंदरी फर्टिलाइजर के लिए प्रॉपर फंड एलोकेशन किया। उनका 1955-56 का बजट, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में डॉक्यूमेंट होने वाला पहला बजट था, के जरिए भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन की नींव रखी। कांग्रेस ने 1955 के अपने अवधि सेशन में जब सोशलिज्म पर मुहर लगाई तो इसका आइडियोलॉजिकल इफेक्ट इसके बाद के बजट पर सीधा दिखाई पड़ा और 1957 में देश के दूसरे चुनाव के बाद ईटी कृष्णमाचारी ने स्वतंत्र भारत का अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट बजट पेश किया। इस बजट में जहां नेहरू मेलानोबिस मॉडल को इंट्रोड्यूस किया गया और प्लान्ड इकोनॉमी और हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए वेल्थ और कैपिटल गेन्स टैक्स लगाया गया, वहीं आईडीबीआई, आईसीआईसीआई और यूटीआई जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए भी एलोकेशंस को बढ़ाया। आयरन एंड स्टील मिनिस्ट्री को क्रिएट किया गया और दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई में स्टील प्लांट के एस्टैब्लिशमेंट के लिए फंड एलोकेशन किया गया। उसके बाद जब ईटी कृष्णमाचारी को एलआईसी से रिलेटेड मुंद्रा स्कैंडल के लिए रिजाइन करना पड़ा, तब प्रधानमंत्री नेहरू ने खुद 1958 का बजट पेश करते हुए करों में लगातार हो रही चोरी को रोकने के लिए गिफ्ट टैक्स लगाने की घोषणा करी और साथ ही एक्सपेंडिचर टैक्स भी लगाया, जिससे कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को जारी रखने के लिए फंड प्रोवाइड किए जा सके। 1960 के दशक की शुरुआत में 1959 से 1963 तक वित्त मंत्री रहते हुए मोरारजी देसाई ने विकास की गति को बनाए रखने के लिए रेवेन्यू जनरेट करने में नए चैलेंजेस को फेस किया। देसाई को वॉर, फूड शॉर्टेजेस, बढ़ती महंगाई और फॉरेक्स रिजर्व में कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा।
उनके लिए एक चैलेंज था एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में बैलेंस क्रिएट करना। इसे निपटने के लिए और रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए उन्होंने स्मॉल सेविंग्स मूवमेंट पर फोकस किया और साथ ही अपने लगभग सभी बजटों में टैक्सों को इंक्रीज किया और कुछ नए टैक्स भी लगाए, जैसे कॉर्पोरेट्स पर सुपर प्रॉफिट टैक्स। उनके 1962-63 बजट से इनकम टैक्स में अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी की गई, जिससे कि हाईएस्ट स्लैब पर अब 72.5% टैक्स लग गया। और बाद के बजटों में देसाई को इंडिया चाइना वॉर की वजह से डिफेंस कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए भी खर्च बढ़ाने पड़े। प्रधानमंत्री शास्त्री के टेन्योर के 1965-66 बजट में फाइनेंस मिनिस्टर टीटी कृष्णमाचारी ने करप्शन से निपटने के प्रयास किए, जिसके लिए वॉलंटरी डिस्क्लोजर ऑफ अनअकाउंटेड वेल्थ स्कीम शुरू की गई। सरकार ने एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करने के लिए अपनी स्पेंडिंग में कमी की और फूड इंपोर्ट को मैनेज करने के लिए फॉरेक्स रिजर्व को बढ़ाने के प्रयास किए, जिसके लिए कार पर 60 से 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई और नॉन एसेंशियल आइटम्स के इंपोर्ट में कटौती की गई। मिड 1960s के बजटों से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बूस्ट दिया गया, जिससे कि बाद में ग्रीन रेवोल्यूशन पॉसिबल हो सका। और इन बजटों में सचिंद्र चौधरी का 1966-67 का बजट भी इंपॉर्टेंट। वित्त मंत्री की अपनी दूसरी पारी में 1967 से 1970 तक मोरारजी देसाई को लगातार बढ़ रहे सूखे और खाद्य समस्या से जूझना पड़ा। इसके लिए उन्होंने फूड इंपोर्ट, फर्टिलाइजर क्रेडिट और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए अधिक फंड एलोकेट किए। साथ ही एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में इंपॉर्टेंट बैलेंस बनाते हुए उन्होंने इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए भी इंसेंटिव दिए, जिससे कि 1966 में हुए रुपए के डिवैल्यूएशन का फायदा उठाया गया। अपने 1969-70 के बजट से उन्होंने प्लान हॉलिडे को खत्म करते हुए फोर्थ प्लान की शुरुआत की और प्लानिंग को वापस ट्रैक पर लाए। समाजवाद की नई लहर और इंदिरा गांधी के बैंक नेशनलाइजेशन की वजह से रिजाइन करने के पहले मोरारजी देसाई ने अपने प्रो मार्केट अप्रोच को फॉलो करते हुए 1968-69 के बजट से एक्साइज ड्यूटी में सुधार करते हुए फैक्ट्री गेटों पर डिपार्टमेंट द्वारा की जाने वाली जांच और स्टैंपिंग प्रोसेस को खत्म कर दिया और एक लैंडमार्क सेल्फ असेसमेंट सिस्टम को एस्टैब्लिश किया, जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया जा सके। पॉवर्टी एलिमिनेशन और रूरल डेवलपमेंट के बैकड्रॉप में जब 1970s का डेकेड शुरू हुआ तो इंदिरा गांधी ने खुद 1970-71 का बजट प्रेजेंट किया। सोशलिज्म को एक बड़ा पुश देते हुए भारत की पहली वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, वी अप्रोच प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड स्टेबिलिटी। 1970 में ही ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई, जिससे कि बाद में व्हाइट रेवोल्यूशन आ सका और शायद इसीलिए इंदिरा गांधी ने बेबी फूड और मिल्क प्रोडक्ट्स को ड्यूटीज के बाहर रखा और स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पर जोर दिया। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन पर फोकस करते हुए उन्होंने एग्रीकल्चर में नई टेक्नोलॉजी और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात भी कही। इसके साथ ही बड़ी ह्यूमिलिटी से उन्होंने सिगरेट पर एक्साइज ड्यूटी को 3% से बढ़ाकर 22% कर दिया और अपनी स्पीच में उन्होंने मजाक में सिगरेट पीने वालों से एक्सपेक्टेशन करी कि वो अपनी आदत से गवर्नमेंट फंड में लगातार कंट्रीब्यूशन करते रहे। इंदिरा गांधी के गरीबी हटाओ नारे और 1971 के इलेक्शन की जीत की गूंज बजट स्पीच में भी सुनाई पड़ी, जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बढ़ने की वजह से भारत का बजट पहली बार रेवेन्यू सरप्लस से रेवेन्यू डेफिसिट में चला गया। इंदिरा गांधी के टेन्योर में 1971 से 1975 तक फाइनेंस मिनिस्टर रहते हुए वाईबी चौहान को इकोनॉमी में अब तक के सबसे बड़े चैलेंजेस को फेस करना पड़ा, जो लगातार बढ़ रहे सूखे, बांग्लादेश वॉर, रेफ्यूजी क्राइसिस और 1973 के ऑयल क्राइसिस की वजह से आए। चौहान ने बढ़ती महंगाई पर कंट्रोल करने के साथ ही सोशल वेलफेयर और पॉवर्टी रिडक्शन की नई स्कीम्स की शुरुआत करी। साथ ही बढ़ रहे बजटरी डेफिसिट के मैनेजमेंट पर ध्यान दिया, जो कि 1973-74 में अनएक्सपेक्टेड लेवल्स पर पहुंच गया और जिसकी वजह से 1973-74 के बजट को ब्लैक बजट भी कहा गया। इस बजट से ही कोल फील्ड का नेशनलाइजेशन किया गया, जिससे कि पावर, सीमेंट और स्टील इंडस्ट्री को बिना किसी इंटरप्शन के सप्लाई मिल सके। इसके साथ ही इंश्योरेंस कंपनीज और इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन का नेशनलाइजेशन भी किया गया। 1973 भारत की इकोनॉमी के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि इसके बाद से लेकर इमरजेंसी तक के बजटों ने भारत की इकोनॉमी को वापस 1973
1974-75 और 1975-76 के बजटों से मेजर इनकम टैक्स रिफॉर्म्स किए गए और हाईएस्ट इनकम टैक्स रेट को 97% से घटाकर 66% कर दिया गया। इमरजेंसी के टाइम लाए गए 1976-77 बजट को एवरीबॉडीज बजट कहा गया और इसे इंडिया के ग्रीन रेवोल्यूशन मैन सी सुब्रमण्यम ने प्रेजेंट किया। पिछले कुछ वर्षों के डिप्रेसिंग बजट की सीरीज को ब्रेक करते हुए सुब्रमण्यम ने इकोनॉमी को मेजर पुश देने के लिए प्लान्ड एक्सपेंडिचर को बढ़ाते हुए एक बड़ा रिस्क लिया, क्योंकि इससे महंगाई बढ़ने की पॉसिबिलिटी थी, जिसे कि पिछले कई सालों के एफर्ट से बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया गया। इमरजेंसी के बाद जनता सरकार के वित्त मंत्री एच.एम. पटेल, जिन्होंने पार्टीशन के बाद रेफ्यूजी रिहैबिलिटेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, ने 1977-78 में 800 वर्ड्स की अब तक की सबसे छोटी बजट स्पीच दी और इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स की शुरुआत की। फाइनेंस मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने विजन दिया कि भारत में ऑपरेट करने के लिए विदेशी कंपनियों को भारतीय कंपनियों के साथ कॉर्पोरेशन बनाना पड़ेगा, जिसकी वजह से कई एमएनसीज को भारत छोड़ना पड़ा, जिसमें कोका कोला भी शामिल। एच.एम. पटेल के समय में 1978 का डिमोनेटाइजेशन भी किया गया, लेकिन इस डिसीजन से वो सैटिस्फाइड नहीं थे और उनका मानना था कि इससे सिर्फ पब्लिक के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी और ब्लैक मनी को ट्रैक करना मुश्किल होगा। 1979 में जनता पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से एच.एम. पटेल की जगह चरण सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, जिन्होंने 1979-80 का बजट प्रेजेंट किया। जनता सरकार के बजटों में सामान्य तौर पर टैक्सों में बढ़ोतरी की गई, लेकिन गांधी विचारधारा को अपनाते हुए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए रिलैक्सेशंस भी दिए गए। इन बजटों ने रूरल डेवलपमेंट पर फोकस करते हुए इंडस्ट्रियलाइजेशन से एग्रीकल्चर और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की तरफ शिफ्ट किया, जिससे कि लगातार किए जा रहे प्रयासों को और डाइवर्सिफाई किया जा सके और आने वाली सरकारों के जरिए और बढ़ाया जा सके।